आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए नहीं कि चित्तौड़गढ़ के बारे में ये वीडियो है, खास इसलिए भी है कि हमारी ट्रिप का ये आखिरी पड़ाव है। उदयपुर से तो हम निकल चुके थे घर के लिए, लेकिन घर अभी काफ़ी ज़्यादा दूर था। 32 घंटे की लॉन्ग ड्राइव थी और हमें जाना था उससे पहले चित्तौड़गढ़, हमारे कई दिनों की ख्वाब का एक हिस्सा, जिसे मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगा अगर राजस्थान जाता हूँ। और सामने दिख रहा था मुझे बहुत दूर से एक बड़ा सा किला, जो कि शायद मैंने कई सालों पहले एक बार अपने छोटी उम्र में देखा था, और वापस मैं उस पल को, उस लम्हे को जीने वाला था। मैं आया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर में घुसने के लिए सबसे पहला गेट है पाडलपोल गेट, यानी इस गेट के अंदर में घुसने का ये सबसे पहला एंट्री पॉइंट। अगर कोई सेना युद्ध करेगी तो इस गेट से होके गुजरना होगा, और उसके बाद गेट के बाद गेट, चढ़ाई, फिर गेट, फिर चढ़ाई और फिर गेट। इसी तरह से बनाया गया है पूरा चित्तौड़गढ़ का किला, जिसमें ऊपर से ही आप देख सकते हैं कि कौन दुश्मन इस तरह से ऊपर चढ़ते हुए आ रहा है। उन्हें अटैक करने में भी आसानी होती है और उसे संभालना बहुत ही आराम होता है। ऊपर से आप जैसे देख सकते हैं पूरा व्यू नज़र आता है नीचे के वॉल्स का, जिससे वो लोग जो भी अटैकर्स अटैक करते हैं उसे क्लियरली देखा जा सकता है। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि एक बार ज़रूर देखना चाहिए ऊपर से, और देखिए क्या गज़ब का नज़ारा है। ऊपर से पूरा शहर नज़र आता है, साथ ही साथ अगर आप फोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो जहाँ से हम आए हैं ये पूरी वॉल्स का एक नज़ारा आप ऊपर से देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ आते समय और चित्तौड़गढ़ आने के बाद आपको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली है वो है यहाँ के लोकल गाइड्स। ध्यान रहे, जब आप किसी भी लोकल गाइड को हायर करें वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, बिकॉज हर हिस्ट्री बताने वाला अपने हिसाब से हिस्ट्री बताता है और हर हिस्ट्री सही हिस्ट्री नहीं होती है। चित्तौड़गढ़ के अंदर आते ही सबसे पहले लोग जो है शुरुआत करते हैं मीरा टेम्पल से। इस मीरा मंदिर का एक बहुत ही पुराना और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अस्तित्व है यहाँ पे। इस मंदिर को कुंभ श्याम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा कुंभा के दौर में हुआ था। ये एक वैष्णव मंदिर है जिसके मुख्य आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं। मंदिर के अंदर आप श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ एक भक्त को बैठा हुआ भी देखते हैं, जिन्हें हम मीराबाई के नाम से जानते हैं। मीराबाई सिसोदिया राजवंश से संबंधित थी और उनकी पहचान उनके राजसी जीवन से ज़्यादा कृष्ण भक्ति के लिए जानी जाती है। इसीलिए मंदिर के अंदर कृष्ण के चरणों में मीराबाई की मूर्ति हमें दिखाई देती है, जो भक्त और भगवान के संबंध को दर्शाती है। इस मंदिर परिसर में आपको कई छोटे बड़े स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि मंडप, सभा मंडल और अन्य छोटी संरचनाएं। ये सभी एक मंदिर कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, अलग अलग मंदिर नहीं है। ये जो सामने दिख रहा है ये है विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का सबसे पहचाना हुआ स्तंभ। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने करवाया था, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर जीत के बाद। यह स्तंभ सिर्फ जीत का प्रतीक नहीं बल्कि मेवाड़ की स्थिरता और स्वयं निर्भरता का प्रमाण है। इस स्तंभ के हर ताल पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, जो ये दिखाती हैं कि ये जीत सिर्फ राजसी नहीं सांस्कृतिक भी थी। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में विजय स्तंभ एक याद है जब मेवाड़ झुका नहीं और अपनी पहचान के साथ खड़ा रहा। चित्तौड़गढ़ के किले ने कई हमले सहे हैं। इसमें कई मंदिर समाये हुए थे
और कई मंदिर तो आप देख ही नहीं पाएंगे। ये सामने हमें ब्रह्मा विष्णु महेश का एक मंदिर दिख रहा है। कहा जाता है 11वीं शताब्दी का ये मंदिर है और आज से कई सालों पुराने मंदिर इसके अंदर में बसे हुए आपको नजर आएंगे, जिसे शायद आप अंदर जाके कभी देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो नष्ट हो चुके हैं। हम सामने देख पा रहे हैं जयमल और पत्ता जी के महल को, जिसे पूरी तरह से नष्ट किया जा चुका है। जयमल और पत्ता ने अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ का नेतृत्व किया था। उनकी मृत्यु के बाद भी युद्ध रुका नहीं। राजपूत परंपरा में इस संघर्ष को वीर रस की भाषा में बयां किया गया है, जहां कहानियों में भी कहा जाता है कि मेवाड़ियों ने अपना सर कटा दिया लेकिन उनका धड़ लड़ता रहा। इस जगह को जौहर कुंड के नाम से जाना जाता है। जौहर कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये कोई परंपरा या उत्सव भी नहीं था। जौहर एक आखिरी निर्णय था, जब युद्ध हार चुके हो और बंदी बनने का खतरा हो। राजपूत समाज में उस दौर में युद्ध के बाद स्त्रियों को बंदी बनना, उनके साथ अत्याचार करना एक साधारण घटना थी। जौहर का मतलब था अपनी मर्जी से मृत्यु को चुनना, बजाय उस जीवन के जो आने वाले अत्याचार से भरा हो। जौहर कुंड पर उस समय की रानियां और अन्य स्त्रियां एक साथ इकट्ठा हुईं। इसके बाद पुरुष योद्धा सका के लिए निकलते थे, यानी अंतिम युद्ध जिसमें जीत की कोई उम्मीद नहीं होती। जौहर और सका हमेशा एक साथ जुड़े हुए थे। ये सच है कि चित्तौड़गढ़ में कई बार जौहर हुए हैं, लेकिन इतिहास व्यक्तियों के सही नाम और या सही संख्याओं को पूरी तरह से कंफर्म नहीं करता। आज जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं गाइड के द्वारा, उनमें से कई बाद के साहित्य और लोक गाथाओं के ऊपर में आधारित हैं, चाहे वो पद्मावती यानी रानी पद्मिनी की कहानी ही क्यों ना हो। लेकिन इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उस घटना को समझें, लेकिन उसे कल्पना में ना बदलें। रानी पद्मिनी की कहानी रानी पद्मिनी के नाम से ना जानते हुए ये समझिए कि यहाँ जौहर हुए थे, जो कि 3 बार हुए और सच में हुए थे। लेकिन रानी पद्मिनी का इसमें कहीं पे भी उल्लेख नहीं, वो लोक कथाओं के ऊपर आधारित हैं। ये है समाधीश्वरा मंदिर। यह मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को समर्पित है। इसका मूल निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में माना जाता है, जब चित्तौड़गढ़ पर सिसोदिया शासन भी नहीं था। बाद के समय में जब चित्तौड़गढ़ पर कई हमले हुए तो ये मंदिर भी खंडित हुआ। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के दौर में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। इसलिए आज जो संरचना हम देखते हैं वो कई युगों की कहानी एक साथ बताती है: निर्माण, विनाश और पुनरुत्थान। समाधीश्वरा मंदिर चित्तौड़गढ़ को सिर्फ एक युद्ध स्थान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में भी पहचान देता है। समाधीश्वरा मंदिर के पास ही जो ये एक जलाशय हमें दिख रहा है, ये एक रॉयल बेथिंग लेक है, जहाँ माना जाता है कि इसका उपयोग राज परिवार के सदस्यों के लिए होता था, राजा और रानी दोनों के लिए। इस लेक की रचना इस तरह से की गई थी कि पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग स्नान करने की व्यवस्था थी, लेकिन पानी का स्रोत एक ही था। लोक परंपरा के अनुसार रानियों के लिए एक अलग मार्ग या पैसेज भी माना जाता है, जो कि सामने आप देख रहे हैं, जिससे वो अपने निवास से यहाँ तक आती थी। ये बात इतिहास में पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, लेकिन ऐसी व्यवस्था उस दौर पर राजसी जीवन में आम थी। बंद है अभी प्रेजेंट डे में बंद कर रखा है। अच्छा 5 मंदिर के अंदर में अंधेरा है, गिरने का डर रहता है, अच्छा, कमजोर हो सकती है अंदर। कमजोर हो सकती है। हमारे इधर में क्या माइंस वगैरह जो चलते हैं, हाँ हाँ, उससे थोड़ा वाइब्रेट होता है। यहाँ माइनिंग होती है क्या आसपास में? माइनिंग होते हैं पीछे वाला। हम्म, सांस वगैरह किसी को चलता है, किसी हाँ। को क्या प्रॉब्लम है, तो वो समझ में भी नहीं आएगा, अंदर रह जाएगा तो। वो घूम के वापस आ जाए। सेनापति का तालाब, सेनापति का वो महल है, जयमल फत्ता। अच्छा, जो नीचे से दिखा रहे थे आप। हाँ, और ये फत्ता जी का उनका वाटर लेक था। कालिका टेम्पल है, पहले सूर्य टेम्पल था।
ये कालिका माता मंदिर जो हम देख रहे हैं ये कभी सूर्य मंदिर हुआ करता था, जिसका निर्माण लगभग 8वीं व 9वीं शताब्दी के आसपास में माना जाता है, जब सूर्य मंदिर में यहाँ भक्ति प्रमुख हुआ करती थी। बाद के युगों में जब चित्तौड़गढ़ पर हमले हुए और धार्मिक संरचनाएं खंडित हुई तो इस मंदिर का रूप भी बदला। दाहिने साइड तरफ क्या है ये टूटा हुआ सा? ये चुंडावत का महल था। किसका महल? चुंडावत जो सेनापति थे ना, अच्छा, उनका। वो भी टूटा हुआ है। वो भी टूटा हुआ है। अरे बहुत जगह तो टूट ही गई है उसी वक्त। यहाँ पे क्या अटैक ज़्यादा हुए थे ना, हाँ जो राजमहल होते थे, सेनापति के महल वगैरह, हाँ। उनको ज़्यादा नष्ट करते थे। ये जो संरचना हम देख रहे हैं आज इसे पद्मिनी महल के नाम से भी जाना जाता है। आज के दौर में ज़्यादातर लोग इस जगह को रानी पद्मिनी या पद्मावती की कहानी से जोड़ते हैं, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि इतिहास इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये महल रानी पद्मिनी के लिए ही बनाया गया था। रानी पद्मिनी की कहानी 16वीं शताब्दी के कवि मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य पद्मावत से आती है, न कि समकालीन इतिहास अभिलेखों से। इस महल का जो रूप हम आज देखते हैं वो एक रॉयल लीजर स्ट्रक्चर था, जहां पानी, हवा और सुरक्षा तीनों का ध्यान बेखूब रखा गया था। इस जगह से जुड़ी कहानियां परंपरा और लोक कथा का हिस्सा है, जबकि इतिहास हमें सिर्फ इस संरचना के उपयोग और स्थिति के बारे में ही बताता है। इसलिए पद्मिनी महल को कहानी के रूप में समझना आसान है, लेकिन इतिहास के रूप में देखना उतना ही ज़रूरी भी है। हाँ सर, इधर से उधर जाने के लिए नाव लगती होगी। पहले बोटिंग लगता था। बोटिंग। रानी को क्या महलों के अंदर रहती थी ना, जब इस किले के अंदर में खिलजी को बुलाया था तो उसका प्रतिबंध पानी के अंदर गिरा था। अच्छा। तो उसका रिफ्लेक्शन वो शीशे के अंदर गिरा था। तो वहाँ पे शीशे लगे होते थे चारों ओर। इधर शीशे लगे हुए थे खाली। यहाँ पे 4 शीशे लगाए थे, गोल वाला जो एक प्लेट हाँ। चांदी। ये उसी के हुक लगे हुए तब के। अब ज़रा सोचिए कि रानी पद्मिनी सन 1303 की कहानी है। अगर कहानी है वो, तो उसके बाद क्या मेवाड़ डायनेस्टी में क्या कोई रहा नहीं होगा यहाँ पे? ये एक बार सोच के ज़रूर देखिएगा। ये महल भी मेवाड़ के जो आखिरी सेनापति रहे उनका था, ये भी नष्ट कर दिया गया है और इसमें ज़्यादातर स्ट्रक्चर आपको नष्ट किए जा चुके ही मिलेंगे, खंडहर बन चुके हैं लगभग। इसमें बहुत सारे आप तो देख भी नहीं सकते क्योंकि उसे बंद कर दिया गया है परमानेंटली। इस दृश्य को एक बार अपनी आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में जब आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे इस पूरे व्यू को, ये बहुत ज़बरदस्त व्यू है, क्योंकि यहाँ से अरावली के माउंटेन्स दूर दूर तक जो है वो नज़र आती है, जो सामने नज़र है आ रही है उतनी, और नीचे में ये पूरी फील्ड नज़र आती है जो कि ओपन फील्ड है। कभी यहाँ पे अगर युद्ध होता और यहाँ अगर सेनाएं आती तो शायद यहाँ से हमें ट्रैक देखने को मिलता था। नीचे पूरी फोर्ट की दीवार है, एकदम सीधी खड़ी लंबी दीवार, तो ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता, लेकिन आप ऊपर से ये पूरा का पूरा नज़ारा देख सकते हो कि कौन सेनाएं किस तरह से आ रही है। वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये किसी के लिए गलत मैसेज नहीं है, बट एक सही मैसेज आपको देने की कोशिश है कि अगर आप आते हैं तो एक सही गाइड चुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एक ऐसा गाइड जो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं रखता हो तो पूरी हिस्ट्री आपके लिए गलत हो जाएगी। ये है सूरज पोल, चित्तौड़गढ़ का वो द्वार जहाँ से फोर्ट अपनी पूरी विशालता को दिखाता है। इस जगह पर खड़े होकर समझ आता है कि चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक महल या बस्ती नहीं था, बल्कि एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड भी था। यहाँ से पूरा मैदान दिखाई देता है। अगर कोई सेना आगे बढ़ती तो उसे यहीं से पहले देखा जा सकता था। फोर्ट की दीवारें, उनका घेराव और उनका फैलाव सब कुछ इस तरह बनाया गया था कि बिना देखे कोई भी हमला मुमकिन ही नहीं है। सूरज पोल का नाम सिर्फ एक दिशा या प्रकाश से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि यहाँ से निगरानी और सुरक्षा दोनों की जा सकती थी। आज यहाँ काफ़ी शांति है, लेकिन कभी यहीं से चित्तौड़गढ़ ने अपने सबसे कठिन दिन देखे थे।
यहाँ पर अक्सर एक कहानी सुनाई जाती है जो कि हमारे गाइड ने भी हमें सुनाई थी। हमारे गाइड ने हमें ज़्यादातर बातें गलत बताई जो हम इस वीडियो में दिखा भी नहीं रहे हैं। वो कहानी ये थी कि यहाँ पे एक दरवाज़ा था जिसे युद्ध के समय निकाल के फतेहपुर सिकरी में ले जाकर अकबर ने लगा दिया। ये कहानी सरासर इसमें कोई सच्चाई नज़र आती नहीं है और बुलंद दरवाज़ा अलग से अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सिकरी में, जिसका इस दरवाजे से कोई लेना देना नहीं है। हिस्ट्री के अंदर में ऐसा कोई उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। चूँकि लोगों का इमोशनल कनेक्ट था तो लोग उसे ज़रूर उससे अटैचमेंट एक रखते हैं। वैसे ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये घोड़े अस्तबल लेके नीचे उतरने का रास्ता है, बट अब सीढ़ियों वाला रास्ता इसे बना दिया गया है। धूप होने के बाद भी यहाँ पेड़ पौधे इतने हैं तो इसलिए इतनी ठंडक हवा मिल रही है। हाँ। ये तो वो भी नहीं मिलती, जान निकल जाती थी धूप में। क्या बना हुआ है इसमें ये क्या है कि जो संरचना हमें दूर से दिख रही है ये है रतन सिंह पैलेस। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अनुसार ये महल रतन सिंह द्वितीय के समय का है, जो 1528 से 1531 के बीच मेवाड़ के शासक थे। ये पैलेस रतनेश्वर तालाब के किनारे स्थित है जो आप देख रहे हैं, जो आकार में आयताकार है और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। महल का मुख्य प्रवेश पूरब दिशा की ओर है, जहां एक ऊंचा आर्च है जिसके ऊपर 2 स्तंभित पवेलियंस बने हुए हैं। पैलेस का पूरा लेआउट एक कोर्टयार्ड के आसपास विकसित है, जिसके चारों तरफ कमरे, टावर्स और ड्योरीज मौजूद हैं। दूसरी मंजिल की पूर्वी भाग में दरी खाना यानी राजसी दरबार है, जहां से तालाब का नज़ारा सीधा दिखता है। प्रवेश द्वार के उत्तर दिशा में रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है, जिसमें गर्भगृह, अंतराल और मंडपल शामिल है। अगर मैं सचमुच अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है जब आप रतन सिंह पैलेस के अंदर से आगे देखते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जब आप अंदर में इसके चलते हैं तो आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ टूटा हुआ नज़र आता है और बहुत सारी चीज़ आप सिर्फ रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि कभी यहाँ पे कुछ लोग इस तरह से रहते होंगे। तो वो चीज़ देख के बहुत ही दुख होता है कि इसे नष्ट कर दिया गया है आज। यहाँ कुछ है ही नहीं, नीचे जाके गिरूंगा, ऐसा है। इतना तो टूट चुका है कि मतलब क्या बोलूं। और इसमें बहुत हद तक तो बाद में गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है, इस वजह से प्लास्टरिंग करके सीमेंट वगैरह लगा के। ये यहाँ पे अब जनाना साइड में आ गया, क्योंकि जनाना मर्दाना अलग होते थे मेल फीमेल के लिए, तो वो सिर्फ मेल का पार्ट है, फीमेल का पार्ट आ गया। बैट्स का स्मेल भी आ रहा है, आवाज़ भी आ रहा है इसमें। भयंकर बैट होंगे इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा। चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, ये अलग अलग युगों की कहानियों का संग्रह है, जहां निर्माण, विनाश और पुनरुत्थान साथ साथ दिखता है। इस जगह को समझने के लिए कहानियों से आगे जाकर इतिहास को समझना, देखना बेहद ज़रूरी है। राजस्थान ट्रिप हमारी यहीं पे ख़त्म हो रही है। हम मिलते हैं अगले किसी ट्रिप में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हर्ष शर्मा, साइनिंग ऑफ, फ्लाइट रोवर।